हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, जो हम बना रहे हैं और अलग अलग प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कि जैसे जैसे भाई अपने इंडिया में भी अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जो सीवेज प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो वेस्ट प्रोडक्शन है, वो बढ़ने लग रही है। तो उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए भी, सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए भी किन का यूज किया जाता है? माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब इस नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्क्राइब है कि कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर। तो कह रहा है वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटीज एंड टाउन। ठीक है, अलग अलग सिटीज़ टाउन में बहुत सारा वेस्ट वाटर है, वो लार्ज क्वांटिटी में क्रिएट हो रहा है एवरीडे जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे। और ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। और एक मेजर कंपोनेंट क्या है इस वाटर के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये जो पूरा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर बन जाता है, दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। फिर कह रहा है इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। उस सीवेज के वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। और भी क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। और मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। उनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स क्या हैं? पैथोजेनिक हैं, हमारे लिए पैथोजन के काम करते हैं। हैव यू एवर वंडर, कह रहा वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली। कि इतना जो शहरों में, अर्बन एरिया में, सिटीज़ में क्रिएट होने लग रहा है सीवेज वेस्ट, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, कहाँ डालते हैं उसको? तो कह रहा है दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर और स्ट्रीम डायरेक्टली। कि इनको हम डायरेक्टली कहाँ पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सारे बेकार जो वाटर है उसको कहाँ नहीं डाल सकते? डायरेक्ट रिवर में, स्ट्रीम में, उनमें नहीं डाल सकते। कह रहे यू कैन अंडरस्टैंड वाई। समझ सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली फिर उनको पोल्यूट करेगा, अपने रिवर सोर्स को, जो भी स्ट्रीम्स वगैरह हैं उनको वो पोल्यूटेड कर देगा सारे को। तो कह रहा है बिफोर डिस्पोजल हंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उस सीवेज वाटर को पहले कहाँ लेके जाया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाया जाता है। वहाँ उसको क्या किया जाता है? टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। वहाँ पे उसको लेस पोल्यूटिंग बनाया जाता है। और फिर उसको लेस पोल्यूटिंग बनाने के बाद कहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है? रिवर के अंदर या किसी और सोर्स में डाल दिया जाता है। तो कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो कह रही ये ट्रीटमेंट फिर कैसे करेंगे कि उसको लेस पोल्यूटेड बना दें और उसके बाद उसको उस सीवेज को किसी में ऐड कर दें, रिवर में या कहीं पे। तो वो उसका ट्रीटमेंट किसकी हेल्प से करता है, किसकी हेल्प से किया जाता है? माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। और वो कैसे माइक्रोब्स रहते हैं? हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसी सीवेज के अंदर। तो उनका यूज किया जाता है उस सीवेज को लेस पोल्यूटिंग बनाने के लिए। ठीक है। अब कह रहे दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। तो ये सारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जिनमें हम उन्हीं माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं जो सीवेज में प्रेजेंट हैं, क्या बोला जाता है, वो 2 स्टेज में पूरा किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें तो हम फिजिकली आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें यूज करके उसको क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसमें माइक्रोब्स यूज होता है वो कौन सा ट्रीटमेंट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रोब्स यूटिलाइज होते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल। कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर उस वाटर कंडीशन में प्रेजेंट हैं, सीवेज में प्रेजेंट हैं, लार्ज और स्मॉल, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होते हैं, जो उसमें फ्लोट कर पा रहे हैं उसके अंदर फ्रॉम द सीवेज, उनको अलग किया जाता है, उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है। कौन सी टेक्निक से? थ्रू फिल्ट्रेशन
एंड सेडिमेंटेशन। दो काम किए जाते हैं। पहला तो सबसे पहले उस सीवेज को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, सो दैट जो बड़ी बड़ी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, सोल्यूबल चीज़ें हैं, वो उसी फिल्ट्रेशन स्लिट से पास ही ना हो पाएँ। ठीक है, बड़े बड़े नेट लगा दिए जाते हैं उसमें, सो दैट जो बड़ी बड़ी उसमें फ्लोटिंग डेब्रीज हैं वो पास ऑन ही ना हो, उसको फिल्टर से पास ही ऑन ना हो, ओनली वाटर क्वांटिटी आगे जाए। तो ऐसे फिल्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है। ये सिक्वेंशली स्टेप होते हैं, पहले फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन। तो इनमें क्या करेंगे कि दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस में परफॉर्म होता है। पहले करेंगे फिल्ट्रेशन, इन विच इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्टर करेंगे पानी को तो उससे क्या निकाल दिए जाते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज जो उसके अंदर मिक्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर बट उसके बाद भी उस पानी में क्या रह जाता है, सोयल वगैरह, स्मॉल पेबल्स, वो तो रह जाते हैं, वो तो उस फिल्ट्रेशन से अलग होएंगे नहीं, वो तो पानी के साथ चले जाएंगे। तो तब फिर क्या परफॉर्म किया जाता है, सेडिमेंटेशन। जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो जितना भी ये सोयल पेबल्स वगैरह हैं, सॉलिड है, वो सारा कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो फिर उसको अलग किया जाता है। फिर कह रहा है देन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद देन द ग्रिट बोलते हैं जो सोयल स्मॉल पेबल्स उसमें प्रेजेंट है, आर रिमूव्ड बाई सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करेंगे तो सेडिमेंटेशन वाली टेक्निक में क्या होता है कि जो भी सॉलिड कंटेंट होगा उस सीवेज में, वाटर में, वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो ऑल सॉलिड दैट सेटल डाउन, जो सेटल हो जाएगा वो क्या बनाएगा, फॉर्म द प्राइमरी स्लज। उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज, जिसमें जितना सोयल था, जो भी स्मॉल पेबल्स वगैरह थे, वो सारे नीचे सेटल डाउन हो गए, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर ऊपर रह गया वो क्या रह गया, वाटर कंटेंट रह गया, इफ्लुएंट बोलते हैं उसको, या सुपरनेटेंट बोलते हैं। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। तो नीचे सेटल डाउन हो गया तो स्लज बन गया, प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर पानी रह गया उसको अब क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट बोलेंगे। तो अब ये जो वाटर है ऊपर वाला, इस वाटर के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है बहुत सारा सोल्यूबल फॉर्म में, माइक्रोब्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो उनको भी रिमूव करना है। तो कह रहा है ये जो इफ्लुएंट बन गया फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसको किसके लिए लेके जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे, जिसके अंदर अब इस इफ्लुएंट के अंदर मेन वेस्ट क्या बचा हुआ है, ऑर्गेनिक वेस्ट बचा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी प्रेजेंट है, उसको अलग करना है इससे। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें थी जैसे फ्लोटिंग डेब्रीज थे, वो फिल्ट्रेशन से अलग कर लिए, सॉलिड वगैरह थे, पेबल्स वगैरह थे, वो सारे सेडिमेंटेशन से अलग कर लिए। लेकिन अब बिल्कुल वाटर में सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उनको अब अलग करना है। तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। तो क्या कह रहा है, द प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज तो वहीं से अलग कर दिया, जो सोयल वगैरह जितना पार्ट था, उससे लिक्विड कंटेंट क्या बचा था उसमें, इफ्लुएंट। तो कह रहे द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। अब इसको इफ्लुएंट को कहाँ लेके आएंगे, वाटर को कहाँ लेके आएंगे, सीवेज वाटर को लार्ज एरिएशन टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में लेके आएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उनको बोलते हैं एरिएशन टैंक। तो वो ऐसे टैंक होते हैं जिनमें एयर सप्लाई दी जाती है अच्छे से, सो दैट जो उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो अच्छे से ग्रो करें। और वो माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो उस वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है वो उस सारे ऑर्गेनिक कंटेंट को बैक्टीरिया कंज्यूम कर जाएंगे, सारे के सारे को। तो वो अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया, तो पानी ऑर्गेनिक मैटर से भी फ्री हो जाएगा। तो ऐसे उसको यूज करते हैं। तो कह रहा है द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। वो लार्ज एरिएशन टैंक में लेके आए उस इफ्लुएंट को, पानी को, सीवेज वाटर को। वहाँ क्या होगा, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, वहाँ उसको मिक्स करते रहते हैं सारे को मैकेनिकली, एंड एयर इज पम्प इनटू इट। और वो क्या डाली जाती है उसके अंदर, एरिएशन टैंक में एयर सप्लाई की जाती है। तो एयर कंडीशन मिलेगी तो बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो करेंगे। तो कह रहा है इससे क्या हो जाएगा, जब उसको मैकेनिकली मिक्स करते रहेंगे और एयर उसके अंदर पंप करेंगे तो दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। अब एयर ट्रांसफ़र की है तो कौन से माइक्रोब अब ग्रो करने लग जाएंगे, एरोबिक माइक्रोब्स उसमें काफ़ी ग्रो करने लग जाएंगे, विगरस ग्रोथ शो करेंगे, हाईली ग्रोथ शो करेंगे। और वो क्या बना लेंगे, एक नेटवर्क बना लेंगे पूरा माइक्रोब्स का, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोक। तो वो फ्लोक बन जाएगा उस लार्ज एरिएशन टैंक में।
ये फ्लो क्या है, कह रहे हैं मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। उसमें पूरा मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें माइक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट एसोसिएट मिलेंगे, तो वो विग्रसली ग्रो करेंगे। तो जब वो विग्रसली ग्रो करेंगे एरोबिक कंडीशन में, तो वो सारे ऑर्गेनिक मैटर को जो उस पानी में प्रेजेंट है सीवेज वाटर में, उस सारे को क्या कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे सारे के सारे को। तो कह रहा है वाइल ग्रोविंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो उस इफ्लुएंट में वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस सारे को ये माइक्रोब्स क्या कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे। तो जब सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया तो उसके बाद ये बैक्टीरिया और आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो अब इनकी एयर की डिमांड थी, ऑक्सीजन की डिमांड थी, वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर आपके पानी में कम होता चलेगा वैसे वैसे उसकी ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया की, फ्लोक्स की, कम होती जाएगी, क्योंकि अब वो आगे और ग्रो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फूड सोर्स अब है नहीं और वो सारा कंज्यूम हो गया। तो कह रहा है जैसे ही सारा ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होगा, कंज्यूम हो जाएगा, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, किनकी ऑक्सीजन डिमांड, फ्लोक की, माइक्रोब्स की जो ऑक्सीजन डिमांड है उस प्रोसेस को करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, तो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD ऑफ द इफ्लुएंट। तो उस इफ्लुएंट की वो BOD लेवल भी क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो BOD लेवल क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये वो ऑक्सीजन का अमाउंट है जो वो बैक्टीरिया, जो वो माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे। कब, जब वो किसको कंज्यूम करने लग रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग रहे हैं, जब उसको यूज़ करने लग रहे हैं, कंज्यूम करने लग रहे हैं। तो कह रहे हैं BOD क्या है, BOD रेफर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम। वो कंज्यूम होगी कौन, इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। कि 1 लीटर पानी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, उसको कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को, वो उनकी कौन सी डिमांड बोली जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोली जाती है। तो भाई जब सारा ऑर्गेनिक मैटर ही ख़त्म हो जाएगा तो उनकी BOD लेवल भी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम होने लग जाएगी। जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज वाटर के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे उनका BOD लेवल भी, ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कह रहा है द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड, इस लार्ज एरिएशन टैंक में कब तक सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे, टिल द BOD इज रिड्यूज, जब तक BOD लेवल बिल्कुल क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। और BOD लेवल कब कम हो जाएगा, जब सारा ऑर्गेनिक मैटर वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर जाएंगे। तो सारा कंज्यूम हो गया तो अब वो आगे ग्रोथ शो नहीं करेंगे, तो उनका BOD लेवल भी कम हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो ये BOD टेस्ट से पता लगाते हैं कि कब BOD लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा लार्ज एरिएशन टैंक में। तो कह रहा है BOD टेस्ट होता है, वो क्या मेजर करके बताएगा, द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए सैंपल ऑफ वाटर। तो ये BOD क्या बताएगा, BOD किसको बता रहा है, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि वो माइक्रोब्स जब सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने लग रहे हैं तब वो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक करने लग रहे हैं, उसको ये बताएगा। तो कह रहा है 10 इनडायरेक्टली BOD क्या बता देगा, इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। इनडायरेक्टली वो क्या बताएगा, वो बता देगा कितना ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में प्रेजेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो माइक्रोब ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो उनकी BOD रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाएगी। और जब वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर जाएंगे तो उसके बाद उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उनकी, BOD लेवल भी उनका कम हो जाएगा। तो कह रहा है द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, जितना ज़्यादा BOD होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। इसका मतलब वो पानी उतना ही ज़्यादा पोल्यूटिंग है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर। ठीक है। तो BOD एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया को होती है जब वो क्या कंज्यूम कर रहा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहा होता है। तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है,
तो उसकी वो बीओडी डिमांड भी ज़्यादा होगी बैक्टीरिया की। और जैसे जैसे पानी उससे फ्री होता चलेगा ऑर्गेनिक मैटर से, तो इसकी बीओडी लेवल भी, रिक्वायरमेंट भी ऑक्सीजन की बैक्टीरिया के लिए कम होती चलेगी। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली बीओडी किसको मेजर करके बता देता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज वाटर के अंदर, ये बता देगा। और हमें ये पता चले कि बीओडी उस पानी का बहुत ज़्यादा है, यानी कि बैक्टीरिया काफ़ी को ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ऑक्सीजन कब कंज्यूम कर पाएंगे, जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा प्रेजेंट हो, पोल्यूटिंग नेचर भी पानी का ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये होगा। फिर ये हुआ कि भाई जब वो सारे कंज्यूम कर गए ऑर्गेनिक मैटर को उस पानी में से, तो उसमें बस वही ऑर्गेनिक मैटर ही था वेस्ट की फॉर्म में, फ्लोटिंग डेब्रीज और सॉलिड वेस्ट तो पहले ही बाहर निकाल लिए थे प्राइमरी स्लज की फॉर्म में। तो इसके अंदर तो वो माइक्रोब्स रह गए थे और ये ऑर्गेनिक मैटर रह गया था। ऑर्गेनिक मैटर को ये सारे बैक्टीरिया कंज्यूम कर गए। अब क्या होगा, कह रहा है वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जब ये बीओडी है पानी का, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो द इफ्लुएंट इज देन, जो वाटर है सीवेज वाटर है, इज देन पास इनटू ए सेटलिंग टैंक। तो अब उस लार्ज एरिएशन टैंक से इस पानी को लेके, सीवेज को लेके कहाँ जाएंगे, सेटलिंग टैंक में आ जाएंगे। वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक आर अलाउड टू सेडिमेंट, वहाँ पे सेडिमेंट करके सारे बैक्टीरियल फ्लोक को क्या कर दिया जाएगा, सेटल डाउन कर दिया जाएगा नीचे, वो सेटल डाउन हो जाएगा सारा का सारा उस सेटलिंग टैंक के अंदर। तो दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो अब जो ये फ्लो पूरा नीचे सेटल डाउन हो गया, वो सारा क्या बोला जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, पहले बोला गया था प्राइमरी स्लज। कौन बोला था प्राइमरी स्लज, जो सारा सॉलिड सेटल डाउन हो गया था प्राइमरी ट्रीटमेंट में। लेकिन अब जो बैक्टीरियल फ्लोक सेटल डाउन हो गया सेटलिंग टैंक में आके, उसको अब क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज यूज हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट हम वापस से किस में ऐड कर दें, एरिएशन टैंक में, क्योंकि एरिएशन टैंक में और पानी आ रहा होगा और इफ्लुएंट आ रहा होगा, उसको उसमें फिर से फ्लोक की ग्रोथ करानी है, तो ये एज ए इनोकुलम यूज हो जाएगा, एज ए स्टार्टर यूज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक तो इसका ऐसे यूज करेंगे। तो कह रहे हैं स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू एरिएशन टैंक, क्यों, टू सर्व एज द इनोकुलम, फिर से इनोकुलम स्टार्टर का काम करने के लिए इसको वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है इस फ्लोक का, एक्टिवेटेड स्लज का, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड, कौन से टैंक में ये स्लज डाल दिया जाएगा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ऐसे सेटलिंग टैंक में नीचे सेटल डाउन किया एक्टिवेटेड स्लज, और उसमें जो ऊपर पानी रह गया था, इफ्लुएंट रह गया था, वो सारा पास ऑन कर दिया रिवर में या जिस भी सोर्स में डालना है, क्योंकि वो अब लेस पोल्यूटिंग वाटर हो गया। उसमें से सारा फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव कर दिया, सारे सॉलिड पेबल्स वगैरह ग्रेट रिमूव कर दिया, सारा ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर दिया, सारा बैक्टीरियल सोर्स भी उसमें से ख़त्म कर दिया। तो उस वाटर को तो डायरेक्टली अब कहाँ डाल देंगे, रिवर में या जिस भी सोर्स में डालना है ऐड कर देंगे। लेकिन जो अब नीचे सेटल डाउन हो गया एक्टिवेटेड स्लज, इसका कुछ पार्ट वापस से किस में डाल देते हैं, लार्ज एरिएशन टैंक में, टू सर्व एज द इनोकुलम। और जो उसका मेजर रिमेनिंग मेजर पार्ट रहता है उस स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज का, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी, उसको किस में डाल दिया जाता है, दूसरे लार्ज टैंक्स में, जिनको क्या बोला जाता है, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिनको बोला जाता है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, उनमें डाला। अब यहाँ क्या होगा, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि ऐसे सिस्टम है जिनमें कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो कह रहा है हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, विच ग्रो अनएरोबिकली, जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट दी बैक्टीरिया एंड द फंगी इन द स्लज, वो उस फ्लोक के सारे मटेरियल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे सारे के सारे को। इससे क्या होगा कि ये जब एनारोबिक बैक्टीरिया उस सारे फ्लोक को खाएंगे तो क्या होगा, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन वो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, अनएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मीथेन बनाएंगे, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे H2S, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये सारी गैस वो बनाने लग जाएंगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। और ये गैस कैसे यूज हो सकती हैं, किसका सोर्स है ये, दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस, ये बायोगैस हैं, एंड कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल, कि ये किन का सोर्स बन जाएंगी, एनर्जी का सोर्स होती हैं बायोगैस, को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए इनफ्लेमेबल एनर्जी सोर्स के रूप में, उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ तक जाके पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है,
कंप्लीट होता है इसका। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरू में क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिजिकल रिमूवल किया किसका, जो सीवेज में पार्टिकल थे लार्ज और स्मॉल थे उनको कैसे अलग कर लिया, फिल्ट्रेशन करके 2-3 स्टेप पे फिल्टर किया पानी को, तो जो बड़े बड़े फ्लोटिंग डेब्रीज थे वो रिमूव हो गए। उसके बाद अब मिक्स रह गए क्या, स्मॉल पेबल सोयल, वो तो पानी में अभी भी प्रेजेंट है। तो फिर सेकंड स्टेप पे क्या किया, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट में सारा सॉलिड्स नीचे सेटल डाउन हो गया, सोयल और पेबल्स वगैरह सेटल डाउन हो गए, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्लज, और उसको अलग कर दिया। लेकिन अब जो सुपरनेटेंट बच गया, ऊपर का पार्ट बच गया, वो क्या बन गया, इफ्लुएंट वाटर, जिसके अंदर माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस इफ्लुएंट में। अब वो इफ्लुएंट हम इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक से कहाँ लेके गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके गए, किसके अंदर, लार्ज एरिएशन टैंक के अंदर ले गए। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन मिक्स की उसके अंदर, तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिक्स की तो इसके अंदर उन माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लग गई एरिएशन टैंक में, और उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, मास बना लिया, जिसको हमने बोला फ्लोक। अब वो फ्लोक जितना ग्रो करेगा उतना वो सारे ऑर्गेनिक मैटर को उस पानी में क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो जब वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनका बीओडी लेवल कम हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे जब बीओडी लेवल कम हो जाए फिर उस वाटर को आगे कहाँ लेके जाएंगे, सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे। सेटलिंग टैंक में फिर सारे को सेटल डाउन कर दिया जाएगा, इस बैक्टीरियल फ्लोक को। तो ये सारा नीचे सेटल डाउन हो गया, वो क्या बना देगा, एक्टिवेटेड स्लज, और जो ऊपर का पानी होगा वो फ्री हो गया हर चीज़ से, तो उसको रिमूव कर देंगे, रिवर में डाल देंगे। अब ये एक्टिवेटेड जो स्लज बच गया जिसमें बैक्टीरिया थे, इनमें से कुछ को वापस ऐड कर दिया एरिएशन टैंक में एज ए इनोकुलम सोर्स, फिर से पानी आएगा उसमें ग्रो करने के लिए। और इसका मेजर पार्ट था वो एक्टिवेटेड स्लज का हमने किस में डाल दिया, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। यहाँ पे अब जो अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे वो इस सारे बैक्टीरियल फ्लोक को कंज्यूम कर जाएंगे, और जब वो कंज्यूम करेंगे तो वो कौन सी गैस बनाएंगे, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 बनाएंगे, जो किसका सोर्स हो जाएंगी, बायोगैस का सोर्स हो जाएंगी, और वो एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज होने लग जाएंगी। तो ये वाला ट्रीटमेंट जिसमें पहले एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, फिर एक जगह अनएरोबिक भी ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट बोला जाएगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें एक बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज हो रहे हैं। इसमें कोई हम फिजिकली रिमूवल नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एजेंट को यूज करने लग रहे हैं, माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो सेटलिंग टैंक में एक्टिविटी स्लज नीचे बच गया था, ऊपर पानी रह गया था, अब वो वाला, तो इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू, और वो सारा पानी कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, लाइक रिवर एंड स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा वो सारा का सारा, क्योंकि वो मैक्सिमम पोल्यूशन से फ्री हो चुका होता है, तो उसको फिर वहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब कह रहा है कि यू कैन अप्रिसिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तो ऐसे माइक्रोब्स काफ़ी बड़े लेवल पे ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं मिलियंस ऑफ गैलन वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए पूरे ग्लोब के लेवल पे, और दिस मेथडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी टेक्निक्स हो गई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो कोई हमने इतनी अच्छी टेक्निक नहीं बनाई है जिसमें हम माइक्रोब्स की हेल्प के विदाउट ट्रीटमेंट कर पाएँ, उसका सीवेज का ट्रीटमेंट कर पाएँ। ठीक है, अब ये पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कह रहा है यू आर अवेयर दैट कि ये सारा इतना पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन होने लग रहा है, मतलब अपना वाटर पोल्यूशन होने लग रहा है और वाटर बोर्न डिजीज़ फैलने लग रही हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है। कह रहा है यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो सीवेज इज़ बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटी देन एवर बिफोर। तो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में सीवेज डिस्चार्ज होने लग रहा है। साथ साथ हाउ एवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज एनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। और दूसरा, जो सीवेज ट्रीटमेंट जितना बनना चाहिए उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए, वो भी उतने बनने नहीं लग रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू लीवर। तो डायरेक्ट रिवर में क्या डाला जा रहा है, अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया जाता है, लीडिंग टू देयर पोल्यूशन। तो वो वाटर पोल्यूशन को, रिवर पोल्यूशन को लीड कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है इन वाटर बोर्न डिजीज, उसको लीड करने लग रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है सीवेज का अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है,
लेकिन जितना सीवेज का अमाउंट बढ़ रहा है उसके हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की फॉर्मेशन यूज नहीं होने लग रहा है। तो अनट्रीटेड वाटर ही डायरेक्ट अनट्रीटेड सीवेज ही डायरेक्ट रिवर में डाल दिया जाता है, जो वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है और साथ में वाटर बोर्न डिजीज़ का भी कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 रीजन बता रखे हैं इसके अंदर। फिर है इसको सारे को टैकल करने के लिए पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तो उसमें है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने क्या इनिशिएट किया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया उन्होंने इन 2 रिवर्स को, इन 2 रिवर के अंदर वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए। ठीक है, तो ये गंगा एक्शन प्लान 1985 में उन्होंने लॉन्च किया था, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। क्यों? टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, इन दोनों रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो इन प्लान्स में क्या बोला गया, ये बनाया गया कि जहाँ जहाँ जिन जिन सिटीज़ से ये रिवर पास ऑन हो रही हैं उन सिटीज़ में नंबर ऑफ STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काफ़ी बनाए जाएंगे और ट्रीट करके ही वाटर उन रिवर्स के अंदर ऐड किया जाएगा, सो दैट वो रिवर ज़्यादा पोल्यूट ना हो। तो अंडर दीज प्लान, अभी आपको याद करना है, क्वेश्चन आता है ये कि इसके अंदर क्या बोला गया गंगा एक्शन प्लान यमुना एक्शन प्लान में। तो अंडर दीज प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बोले कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर, कि डिस्चार्ज किया जाए लेकिन ट्रीटेड सीवेज ही डिस्चार्ज किया जाए जो लेस पोल्यूटिंग हो वाटर के लिए। और कह रहा है विजिट, तो एक ही लाइन इसमें याद करनी है कि इस प्लान में क्या बोला गया था, और ए विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, आप देख सकते हो उसको। तो अब ये एक पूरा फ्लो चार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का, जो आप अपनी बुक में बना सकते हो या जूलॉजी नोटबुक में। कह रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया कि जो सीवेज आया उसका फिजिकली ट्रीटमेंट किया, जिसमें हमने सिक्वेंशली फिल्ट्रेशन किया, बड़े बड़े फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव कर दिए, और सेडिमेंटेशन किया तो जो सोयल पेबल वगैरह थे वो भी रिमूव हो गए, सेटल डाउन हो गए नीचे प्राइमरी स्लेज में। तो ऐसे हमने क्या किया, टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रीज, फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव कर लिए। तो उसके बाद ये सारा किसके अंदर हो रहा था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। तो जो ये नीचे सारा सेटल डाउन हो गया उसने क्या बना दिया, प्राइमरी स्लज, तो उसको हमने अलग से डिस्पोज कर दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो ये हुआ कि सीवेज आया प्राइमरी सेट टैंक में, तो इसमें फ़िल्टर करके लाए इसको, तो फिल्टर से बड़े बड़े डेब्रीज ख़त्म हो गए, और जब सेडिमेंटेशन किया तो सारा सोयल और पेबल नीचे सेटल डाउन हो गया, उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्लज, और उसको अलग से रिमूव कर दिया। लेकिन अब इस टैंक में जो इफ सुपरनेटेंट बचा, वो क्या बचा, इफ्लुएंट बचा, सीवेज वाटर बचा, जिसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स है। अब इसको हम ले गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, किसके अंदर, लार्ज एरिएशन टैंक के अंदर, जिसमें को बार बार मैकेनिकली एजिटेट कर रहे थे, मिक्सअप कर रहे थे, और उसमें क्या ऐड कर रहे थे, O2 ऐड करने लग रहे थे। और इसके अंदर अब कौन से माइक्रोब्स ग्रो होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होंगे, जो फ्लोक बना देंगे। तो वो जितना ज़्यादा ग्रो होंगे उतना ही वो सारा ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में प्रेजेंट होगा, उस सारे को कंज्यूम कर जाएंगे। तो वो जब सारा कंज्यूम कर जाएंगे उसके बाद उनका ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा BOD कम हो गया। जब BOD कम हो जाए तब इससे सारा इफ्लुएंट वाटर कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे। यहाँ पे सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन करेंगे तो जितना एक्टिवेटेड स्लज है, ये पूरा बैक्टीरियल फ्लोक है, उन्होंने यहाँ सारा कंज्यूम कर लिया था ऑर्गेनिक मैटर, और वो बैक्टीरिया बच गए इस पानी में, उसको सारे को नीचे क्या कर लेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे एक्टिवेटेड स्लज को। अब ऊपर ऊपर क्या बच जाएगा, फिर वाटर कंटेंट बच जाएगा जो सबसे साफ़ हो गया है, उसको अब क्लैरिफाइड को इफ्लुएंट को कहाँ डाल देंगे, वाटर बॉडी में डाल देंगे। लेकिन जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज बच गया, फ्लोक बच गया, बैक्टीरियल मास बच गया, इसमें से कुछ पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट में से कुछ पार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, एज ए इनोकुलम स्टार्टर यूज़ करेंगे, फिर से एरिएशन टैंक में डाल देंगे ताकि वो फिर से ज़्यादा ग्रो करके सारे ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर दे, कंज्यूम कर लें। और इसका मेजर पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का किसके अंदर डाल देंगे, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो अनएरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होंगे वो इस सारे बैक्टीरिया के मास को खा जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे, और जब वो कंज्यूम करेंगे तो वो किसकी प्रोडक्शन करेंगे, बायोगैस की प्रोडक्शन करेंगे, CO2 H2S CH4 मीथेन वो बनाने लग जाएंगे। और बाद में जो स्पेंट स्लज बच जाएगा, उसके बाद भी जो बच जाएगा उसको एज ए मैन्योर या लैंडफिल में यूज़ कर लेंगे, एज ए मैन्योर सोर्स यूज़ कर लेंगे। तो ये इतना पार्ट है यहाँ
ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसमें क्या हो रहा है, माइक्रोब्स यूज होने लग रहे हैं। तो ये सारा कैसा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। और ये वाला इनिशियल कैसा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट था। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको इसमें अच्छे से याद करना है। तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसमें सिक्वेंशियली रिमूव किया, फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है, पहले एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए, फिर एरोबिक बैक्टीरिया का स्लज बना लिया, सेडिमेंट करा के उनको नीचे सेटल डाउन करा लिया, और उनमें से कुछ पार्ट को एजेनिकुलम ऐड कर दिया, बाकी पार्ट को किस में ले आए, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ उनको अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो सारे मास को कंज्यूम कर जाएंगे वो, और वो सारा कंज्यूम करके तो बायोगैस की प्रोडक्शन भी होने लग जाएगी, और बाकी जो स्पेंट स्लरी बचेगी उसको एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं हम। तो ये एक फ्लो चार्ट आपको इसमें याद करना है।